अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग दोबारा से हाजिर है आपकी खिदमत में चैप्टर नंबर 5 बायोलॉजी क्लास 9 का लेकर। कल की वीडियो में हम लोगों ने लास्ट जो वीडियो बनाई थी उसमें हम लोगों ने G1 G2 फेजेस हमने कवर कर लिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे माइटोसिस से। माइटोसिस क्या होता है, अगर एक रिव्यू लेते चले पीछे का, तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो ऑर्गेनीज है वो हमारे रेप्लिकेट हो चुके थे, हमारे एंजाइम्स बन चुके थे जो कि सेल डिवीजन के लिए काम आएंगे, और डीएनए भी रेप्लिकेट हो चुका था। ठीक है, देन फिर माइटोसिस क्या होता है। माइटोसिस हमारे पास एम फेज था जो कि पिछली वीडियो में भी हम लोगों ने देखा, एम फेज के बारे में पढ़ा था थोड़ा बहुत। तो माइटोसिस हमारे पास डिविजिबल फेज होता है, यानी कि इसमें एक सेल, पेरेंट सेल जो है ना, वो दो डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। अच्छा, माइटोसिस इस तरीके से होता है कि हमारा जो क्रोमोसोम के नंबर है ना वो सेम रहते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम यहाँ पर है, 23 पेयर्स, तो 23 पेयर्स वहां दूसरा जो सेल बनेगा डॉटर सेल उसमें भी 23 होगा, दूसरा एक और जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी 23 पेयर ऑफ सेल्स ही होंगे। ठीक है, ये हमारे पास होता है हमारा माइटोसिस। माइटोसिस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन स्टडी के बेस के लिए हम लोग इसको जो है ना काफी सारे फेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, खास करके दो में जिसके और सब डिविजन से ही देखें। 46 क्रोमोसोम्स का एक सेल होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास 23 और 23 में नहीं बल्कि 46 और 46 में डिवाइड होता है। ठीक है, 23 और 23 पेयर्स में हमारे पास ये डिवाइड हो रहा होता है। ठीक है, ये डॉटर सेल्स बनाता है दो। देन माइटोसिस हम लोग बात करते हैं, तो माइटोसिस दो मेन फेजेस में डिवाइड है। एक है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। कैरियो क्या होता है, यानी कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की डिवीजन होगी, और साइटोकाइनेसिस यानी कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी इसमें। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, बात करते हैं कि कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा। कैरियोकाइनेसिस को और इजीली समझने के लिए हमारे पास इसको चार फेजेस में डिवाइड कर दिए। कौन कौन से, एक है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, अच्छा माइटोसिस की जो बात करेंगे हम एक एनिमल सेल में बात करेंगे। ठीक है, प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में जो है ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर हमारे क्रोमोसोम से ना वो विजिबल होने लगते हैं इस तरीके से। देखिए, ये हमारा नॉर्मल सेल है जिसमें कोई हमारे पास चेंजिंग नहीं है अभी तक। देखिए, जब प्रोफेज में चले जाते हैं तो इस तरीके से ये क्रोमोसोम हमारे पास बिल्कुल विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास किस तरीके से होता है, इसमें हमारे पास सेंट्रोमियर मौजूद होते हैं। सेंट्रोमियर कहाँ मौजूद होते हैं, हमारे सेंट्रियोल्स में, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, और ये भी बताया था कि सेंट्रियोल्स जो है वो प्लांट सेल्स में एब्सेंट होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या करवाते हैं कि सेंट्रियोल्स में जो सेंट्रोमियर होते हैं ना वो हमारे पास इसको अलग अलग पोल्स पर, अपोजिट पोल्स पर हमारे जो क्रोमोसोम्स है ना उनको मूव करवाता है। ठीक है, देन फिर सेकंड फेज आता है हमारा मेटाफेज। ये देखिए, ये आ गया हमारे पास प्रोफेज, इसमें ये विजिबल हो गई हमारी क्रोमोसोम्स। ठीक है, देन फिर आया हमारे पास मेटाफेज। मेटाफेज में ये देखिए, ये आ गया हमारे पास सेंट्रोमियर्स। ठीक है, ये सेंट्रोमियर्स आधे क्रोमोसोम को इधर और आधे क्रोमोसोम को इधर डिफरेंशिएट करवाएंगे। जब ये अलग अलग पोल पे जब चले जाएंगे ना, देन ये कौन सा फेज कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा एनाफेज। ये एमसीक्यूज में भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि in this phase the spindle fiber contracts centromere of a chromosome, divides the chromatids of each chromosome separate from each other. ठीक है, and then to move towards the other poles, यानी कि ये दूसरे पोल्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाते हैं। क्रोमेटिड्स जो है वो क्रोमोसोम के थ्रू सेपरेट हो जाते हैं। क्रोमेटिड्स क्या आते हैं, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे हमारे पास। ठीक है, ये देखिए, ये दो हम लोगों ने पढ़े थे, दो होते हैं, ये दोनों एक दूसरे की कॉपीज होते हैं। ये देखिए, ये अलग अलग हो गए दोनों एनाफेज में। देन फिर हमारे पास आता है हमारा टीलोफेज। टीलोफेज क्या है, टीलोफेज है जिसमें हमारे क्रोमेटिड्स जो है ना, क्रोमोसोम्स जो कहला रहे हैं, वो अलग अलग पोल्स पर पहुंच चुके हैं, उनकी मूवमेंट बंद हो चुकी है, और सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दोनों के पास मौजूद है, और ये जो है ना डिफरेंशिएट होना शुरू हो गया, यानी कि सेंटर में ये लाइन बनना शुरू हो गई है जो कि इनको अलग करेगा। ठीक है, दो सेल में, एक सेल हमेशा दो सेल में डिवाइड होता है। न्यूक्लियो कैरियोकाइनेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुई हमारी। कैसे, ये देखिए, ये न्यूक्लियस, दो अलग अलग न्यूक्लियस हमारे पास फॉर्म होगा, ये हो गया कैरियोकाइनेसिस। सेकंड फेज हमारा इसका आता है साइटोकाइनेसिस, यानी कि सेल के डिवीजन, साइटोप्लाज्म की डिवीजन। अब ये कैसे होगी, वो ऐसे होगी कि ये जो हमारे पास लाइनिंग आ रही है ना, यहाँ पर साइटोप्लाज्म डिवाइड होना शुरू हो जाएंगे, दूर दूर होना शुरू हो जाएंगे एक दूसरे से। इनके जो इनके अंदर जो दूसरे जो ऑर्गेनीज होते हैं वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगी, जो रेप्लिकेट हुए थे वो हाफ ऑफ डिवाइड हो जाएगी दोनों में, और ये इस तरीके से दो अलग अलग सेल्स बन जाएंगे। यहाँ पर आके हमारा साइटोकाइनेसिस खत्म होता है। ठीक है, यानी कि हमारे सेल्स डिवाइड हो गए। तो ये हमारा हो गया
ये हमारा यहाँ पर हो गया सेल की माइटोसिस कंप्लीट। ये माइटोसिस क्या होती है हमारे पास? अच्छा, माइटोसिस में हमारे पास जो है ना डॉटर सेल में एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं पेरेंट सेल के, ठीक है। अब माइटोसिस में तो ये हो गया हमारे पास, बट माइटोसिस में अगर हमारे पास सेम हो गए तो फिर हमारी जो आगे की जो जनरेशन होती है वो चेंज कैसे होती है, वो मतलब कि वो फादर पे कैसे जाती है, मदर पे कैसे जाती है, क्या सीन है? तो इसमें ऐसा होता है कि हमारे बॉडी में जो क्रोमोसोम्स के जो 23 पेयर्स है ना, उसमें से 22 पेयर्स हमारे होते हैं ऑटोसोम्स, जिसमें हमारी हो रही होती है क्या? माइटोसिस, ठीक है। और जो एक पेयर होता है ना, वो होता है हमारे पास सेक्स क्रोमोसोम। वो क्या करता है? उसमें हमारे पास हमारी होती है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है कि मियोसिस में हमारी जो सेल है ना, वो चार में डिवाइड होते हैं। और चार में डिवाइड होके क्या करता है कि चार में डिवाइड होने के बाद ये दो, इसके जो क्रोमोसोम्स है ना, वो हाफ इन नंबर हो जाते हैं। यानी कि ये 23, ये 23, ये 23 और 23 पेयर्स में नहीं रहते ये क्रोमोसोम्स। देन फिर 23 डिफरेंशिएट कर जाते हैं, ठीक है, जर्म सेल्स बना लेते हैं। ये किस तरीके से होती, क्यों होता है? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होती है ना, तो एक स्पर्म अपना सेल लेकर आ रहा है और एक अपना जाइगोट, तो 23 इसमें 23 इसमें, और जब 23 हो जाता है ना हाफ एन नंबर, तो ये हैप्लॉइड सेल्स कहला रहे होते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड सेल्स आकर एक दूसरे से फर्टिलाइज करते हैं, तो 23 इसके हमारे स्पर्म के और 23 हमारे जाइगोट के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो आकर फर्टिलाइज कर जाते हैं और वो 46 इन टोटल नंबर हो जाते हैं, यानी कि 23 पेयर्स बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये हमारी जो है वो इनहेरिटेंस चेंज होती है। और एक बात ये कि हमारी जो डीएनए होता है वो तो फादर से आता है, बट डीएनए तो फादर से आता है, बट जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं ना, हमारे जो ऑर्गेनीज होते हैं सेल की, वो हमारी हमारी मदर से आ रहे होते हैं। तो जब भी हमें मैटरनिटी चेक चेक करवानी होती है, लाइक डीएनए तो बहुत ही नॉर्मली डीएनए चेक हो रहा होता है कि फादर फादर और सन का कितना डीएनए मैच करता है और ये सब। अगर मदर को चेक करवाना है तो हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का टेस्ट करवा रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस क्या है? माइटोसिस जो है ना, एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। वो क्यों? क्योंकि ये जो है ना ग्रोथ करवाता है हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी की डेवलपमेंट करवाता है, यानी कि हमारे जो आर्म्स, हमारी जो चीजें जो बढ़ रही है वो माइटोसिस के थ्रू बढ़ रही है, क्योंकि उसमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जरूरत है। और उसके अलावा कुछ एक्सेप्शन के साथ इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो भी हमारे पास माइटोसिस के थ्रू हो रही होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारे पास किसमें होती है? हमारे कुछ प्लांट्स है, कुछ ऐसी चीजें उनमें हमारे पास माइटोसिस के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। सही। इस तरीके से हमारे पास ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस है। ब्लड सेल्स है जैसे कि वो भी माइटोसिस के थ्रू डिवाइड हो रहे हैं हमारे पास, ठीक है। बाउंस की जो रिपेयर हो रहा होता है, जो हीलिंग हो रही होती है हमारे पास, हमारे ऑर्गेनिज्म में जो वियर एंड टीयर हो रहा है, वो सब हमारे पास माइटोसिस के थ्रू हो रहा है। अभी भी मैंने बताया कि मियोसिस हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही सिर्फ वर्क कर रही होती है, ठीक है। अच्छा, एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस ये क्या है? ये दो ऐसे वेज है जिसमें सेल की डेथ होती है, ठीक है। अब ये जो ना नेचुरल वेज है सेल की डेथ के। सेल की डेथ है वो बेनिफिशियल है क्या? इसका क्या हो सकता है, क्यों है सेल की डेथ होती क्यों है, ठीक है। अच्छा, सेल के जो हमारे जो बॉडी में जो सेल है ना, वो रेगुलेट होता है और उसमें कंट्रोल्ड एक्टिविटीज हो रही होती है, ठीक है। तो उसके इसका मतलब क्या हुआ? जब उसमें कंट्रोल एक्टिविटीज है, जब वो रेगुलेट हो रहा है, तो उसकी जो सेल डेथ है वो भी एक प्रोग्राम प्रोसेस के थ्रू हो रही है। तो सेल डेथ बेनिफिशियल है कि नहीं है? सेल डेथ बिल्कुल बेनिफिशियल है। क्यों? क्योंकि अगर सेल डेथ अगर नहीं होती, अगर प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होती है, जो हमारे कैंसर सेल्स होते हैं या फिर जो सेल्स हमारे खराब हो जाते हैं, एंड हो जाते हैं, अपनी उसकी लाइफ स्पैन का खराब खत्म हो जाता है, तो वो तो वहीं पर पड़े रहते हैं एंड देन वो कैंसरस ट्यूमर बना लेते हैं। तो इसीलिए सेल डेथ भी बेनिफिशियल कुछ तरीकों से होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोग्राम सेल डेथ प्रॉपर कंट्रोल ऑफ मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉपर कंट्रोल रखता है एक मल्टीसेलुलर डेवलपमेंट में, ठीक है। यानी कि हमारी जो टेल डेवलपिंग इन ह्यूमन एम्ब्रियो या फिर कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो कि हमारी बॉडी में ज्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको जैसे कि हमारे पास जो एक्स्ट्रा डिजिट अक्सर लोगों की 6 उंगलियां होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि सेल डेथ उनमें सही से नहीं हो पा रही होती, उसमें प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो पाती, जिस वजह से वो डेवलप कर जाता है, ठीक है। देन फिर अच्छा, इसके दो क्या वेज है हमारे पास? दो है, एक है एपोप्टोसिस और एक है नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस क्या होती है? सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो रही होती है, यानी कि ऑटोफैगी।
ठीक है, ऑटोफैगी कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जब सेल की जब लाइफ स्पैन जब खत्म हो जाता है या फिर उसमें कोई डैमेज हो जाता है, तो वो अपने आप जो है ना सुसाइड कर लेता है, एपोप्टोसिस कहलाता है। सुसाइड किस तरीके से होता है? लाइसोसोम आके उसको जो है ना खा लेता है, फेगोसाइटोसिस हो जाता है, देन एपोप्टोसिस के थ्रू वो खत्म हो जाता है। ठीक है, देन हो जाता है हमारे पास नेक्रोसिस। नेक्रोसिस क्या है? नेक्रोसिस जो है ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है, यानी कि अगर उस सेल में इन्फेक्शन हो गया है, टॉक्सिन हो गया है या कोई ट्यूमर है, तो उसमें हमारे पास जो है ना वहां पर हमारी बॉडी इंडिकेट करती है कि यहाँ पर कुछ खराबी है, तो वहां पर आके हमारे सेल्स, हमारे लाइसोसोम जो है वहां पर आके अटैक करते हैं और उसको ऑटोफैगी के थ्रू खा जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास एक एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहला सकती है। देन फिर हमारे पास हमारी सेकंड सेल डिवीजन जो है वो है मियोसिस, जिसके बारे में मैंने एक नॉर्मली आपको छोटा सा रिव्यू भी दे दिया अभी इस वीडियो में, कि 4 में डिवाइड होता है और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें होते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन कौन से इसके फेजेस है, क्या फेजेस, अच्छा ये फेजेस जितने भी होते हैं ना ये खाली हमारी कन्वीनियंस के लिए होते हैं, हमारी फैसिलिटेशन के लिए होते हैं, हमारी बॉडी में इस तरीके से नहीं दिख रहे होते। ठीक है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ये रुकता नहीं है कहीं भी, इस तरीके से चल रहा होता है। ठीक है, अच्छा ये सब हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।